नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हर रोज की तरह ही हम आज भी प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से, जिन्होंने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध करूँगा कि वे नई परख चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। कल दिल्ली में मतदान होने वाला है। तो मैं ये हम्म, सोच रहा था कि क्या दिल्ली के मतदाता ये सोच सकते हैं कि उनके तो दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि चाहे कोई भी जीते, कई सारी रेवड़ियाँ मिलनी ही वाली है। अगर सरकारी मतलब मज़ाक की भाषा में उसे रेवड़ी कहा जाता है, कई सुविधाएँ तो मिलनी ही वाली हैं। जी। तो ऐसी कौन-सी बात है जो एक दिल्ली के मतदाता को चुनाव में मतदान करते वक़्त इसके अतिरिक्त प्रेरणा देने वाली हो सकती है? सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि दिल्ली का मतदाता ये सोचेगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो अभी 10 साल से है, उसका प्रदर्शन क्या है? हर मतदाता ये सोचता है। अगर सब लोग एक ही से वायदे कर रहे हैं, भाई सब लोग कहते हैं कि वो जनता का कल्याण करेंगे। यहाँ आजकल कल्याण दरअसल आर्थिक रियायतों की शक्ल में लोगों के सामने रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल मैंने तय किया है, अब से मैं नहीं करूँगा। गरीब लोगों को मिलने वाली जो आर्थिक रियायतें हैं, उनको रेवड़ी कहना दरअसल उन गरीब लोगों के ऊपर उन गरीबी के साथ-साथ एक नया अपमान थोपना भी है। तो वो मैं अब नहीं करूँगा। मेरे मुँह से भी रेवड़ी शब्द निकल जाता रहा है। अ, तो वो लोग ये सोचेंगे कि आकलन करेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में किया क्या है? उसके आधार पे वो आम आदमी पार्टी को वोट देना या ना देना तय करेंगे। केवल इसलिए क्योंकि सभी पार्टियाँ एक से वायदे कर रही हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि उनको एक किसी किस्म का भ्रम पैदा होगा। अगर आम आदमी पार्टी ने अपने किए हुए वायदों को पूरा नहीं किया होगा, खासतौर से उन वायदों को जो कि मतदाताओं के जीवन को स्पर्श करते हैं सीधे, तो आम आदमी पार्टी को कम वोट मिलेंगे और वो चुनाव हार जाएगी। अगर आम आदमी पार्टी ने अपने अधिकतर वायदे पूरे किए होंगे, खासतौर से वो वायदे जो कि मतदाताओं की जिंदगी को सीधे प्रभावित करते हैं, तो आम आदमी पार्टी को वोट मिलेंगे। उनको वोट मिलने से कोई रोक नहीं सकता। उसका एक कारण भी है। दिल्ली में सबसे ज्यादा अ, योजनाबद्ध तरीके से अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले उसने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया था। चुनाव की पूरी तैयारी उसने पहले ही शुरू कर दी थी। जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं, शायद अक्टूबर में जेल से बाहर निकले थे, तब से वो मुतवातिर सड़क पर हैं। संजय सिंह लगातार सड़क पे हैं। सबसे ज्यादा रैलियों सभाओं को तो शायद संजय सिंह ने संबोधित किया है। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी, अगर कांग्रेस के और भाजपा के सभी नेताओं की रैलियां जोड़ दी हैं, तो उसमें अरविंद केजरीवाल ने उससे ज्यादा रैलियां की हैं। तो उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। उनके पास कार्यकर्ताओं की भी अच्छी कतार है। वो जनता के साथ में लगातार संपर्क में है। और खास बात ये है कि जो दिल्ली की जो गरीब जनता है, गरीब वोटर है दिल्ली का, जिसको आर्थिक रियायतें और अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाया गया सब्सिडी तंत्र अ, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वो अभी भी मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। तो वो देखेगा कि आम आदमी पार्टी को वोट दे या न दे। मध्य वर्ग का एक हिस्सा ऐसा भी है जो ये भी सोचेगा कि भाई आम आदमी पार्टी को वोट देने से उसको फायदा क्या है? ये इस पार्टी की सरकार बन भी गई तो भाजपा उसको काम नहीं करने देगी। तो इसमें वोटर जरूरी नहीं इस बात को इस तरह सोचे कि आम आदमी पार्टी को वोट देने से कोई फायदा नहीं। कुछ वोटर ये भी सोच सकते हैं, ये कोई बात रही, भाई काम नहीं करने देगी तो क्या हुआ, हम वोट क्यों नहीं देंगे, हम भी तब भी वोट देंगे। किसी भी तरीके से लोग सोच सकते हैं। भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार ने जो काम नहीं कर पाए हैं, उस गलती को उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है। तो उसको उसका भी देखिए क्या असर पड़ता है। कल भी आपने इस ओर संकेत किया था कि एक बड़ा कारक चुनाव आयोग की भूमिका भी रहेगी। क्या हम्म। हम ये मान सकते हैं कि चुनाव आयोग की जो भी भूमिका है, एक तो ये भी मैं समझना चाहूँगा कि उसको कुछ बिंदुओं में आप स्पष्ट करें जिसके बारे में लोगों के भीतर जागरूकता है कि वो गड़बड़ियाँ क्या है चुनाव आयोग कर सकता है या उसकी तरफ से हो रही हैं। और उसके सवाल के साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि क्या विपक्षी दल, विशेष रूप से आम आदमी पार्टी ने इससे निपटने की कोई पेशबंदी की है या कुछ वो मुद्दों को ही सिर्फ सामने ला पाए हैं? भाई देखिए, वोटर लिस्टों में जो हेरफेर किया गया है या हेरफेर करने की जो कोशिश की गई है, उसके उसको उसकी पोल तो लगातार आम आदमी पार्टी ने खोली है और बार-बार चुनाव आयोग के पास जाके शिकायत की है कि ऐसा हो रहा है। अपने प्रतिवेदन दिए हैं, मेमोरेंडम दिए हैं,
लगातार उसको वो सार्वजनिक जीवन में लाई है आम आदमी पार्टी। एक काम तो ये हुआ है। दूसरा ये हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब आचार संहिता का उल्लंघन होता है, मान लो उसके कार्यकर्ताओं द्वारा कोई हिंसा होती है या गाली बकी जाती है, कुछ लोगों द्वारा हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जब शिकायतें की जाती हैं, चुनाव आयोग उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो हरियाणा में ऐसा ज्यादा अमोनिया वाले पानी जमुना में भेजा गया, इससे दिल्ली की जनता जहर से मर सकती थी, तो चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। चुनाव आयोग ने अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है तो केवल वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही की है। वो उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता पिछले दिनों जबरदस्त हिंसा कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ता जो है हिंसा का हफ्ता रहा है दिल्ली में। बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है, कई जगह पत्रकारों की भी पिटाई हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी के साथ भी मारपीट की गई है। पुलिस ने क्या किया? पुलिस पहले तो खड़ी खड़ी देखती रही, जब घटना हो चुकी तो उसने भाजपा के लोगों को भगा दिया और कार्यकर्ताओं को, जो पीड़ित कार्यकर्ता थे, उनको थाने में बैठा लिया। तो इस प्रकार की गतिविधियां भी बड़े पैमाने पर हुई हैं। तो ये एक समस्या है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में नुकसान होता है तो उसमें चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता की कमी है, उसकी भी एक भूमिका होगी। इसके बाद में सुरक्षा के नाम पर जो सुरक्षा बलों का दिल्ली में जो बंदोबस्त होगा, उसके ऊपर भी शक होता है। जैसे कि झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस लगा दी गई है, तो वो उसकी क्या भूमिका होगी? वहां क्या अशांति का ऐसा खतरा था, इससे इतनी बड़ा ऐसा सशस्त्र अर्धसैनिक बल वहां पे लगाया गया। अगर क्या झुग्गी झोपड़ी वाले कल स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से अपना वोट डाल पाएंगे? क्या जो मुसलमानों के इलाके हैं वहां पे स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से वोट पड़ पाएगा? ये बड़े सवाल हैं जिनका फैसला कल हो पाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है? अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती है तो प्रधानमंत्री जो 2 चुनावों से थोड़ा बढ़त लिए हुए हैं, उनके रथ पे एक विराम लगेगा और उनके सामने एक लेजिटिमेसी की संकट फिर से आ जाएगा? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि लेजिटिमेसी का संकट फिर से आ जाएगा, लेकिन ये तो बात सही है कि लगातार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 7वां चुनाव हारेगी, 7वीं बार वो सरकार बनाने में नाकाम रहे, जो कि एक बहुत बड़ा हार का एक बहुत बड़ा सिलसिला है। और नरेंद्र मोदी को इससे बड़ी खीज होगी कि भाई लोकसभा चुनाव तो इतनी आसानी से यहाँ जीत जाते हैं और विधानसभा चुनाव में हर बार हार जाते हैं। यानी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई थी हर्षवर्धन के नेतृत्व में। फिर वो 2 बार प्रधानमंत्री हुए, तब भी वो वो आम आदमी पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल करने से नहीं रोक पाए। इससे पहले जब प्रधानमंत्री दिल्ली के इंचार्ज नहीं थे या प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार नहीं थे, उससे पहले 3 लगातार चुनावों में शीला दीक्षित के मुकाबले भाजपा हारती रही। तो भाजपा का संकट दिल्ली में बहुत गहरा है। शीला दीक्षित भी उसे हराती रही, अरविंद केजरीवाल भी लगातार उसको हरा रहे हैं। तो समस्या कहीं और है। इसमें कभी और चर्चा की जा सकती है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आखिरकार चुनाव क्यों नहीं जीतती। लेकिन हम ये कह सकते हैं आज के दिन में कि दिल्ली का जो इस बार का विधानसभा का चुनाव, उसमें कोई लहर जैसी कोई चीज़ नहीं रही। जैसे कि 2020 में, कम से कम 2015 तो मुझे याद है, काफ़ी तेज एक अरविंद केजरीवाल के पक्ष में माहौल था और पिछले चुनाव में भी एक माहौल दिखता था। इस बार वो उस तरीके से नहीं दिखा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, इस बार तो शुरू में लग रहा था ऐसे कि दिल्ली की जनता और मतदाता थोड़े उदासीन है चुनाव से, ऐसा लग रहा था। धीरे-धीरे वो उदासीनता दूर हुई जब विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता मैदान में कूदे और उन्होंने बड़े पैमाने पर जनसंपर्क शुरू किया। चुनाव प्रचार आया, पोस्टर लगे, भाषण हुए, रैली, रोड शो वगैरह हुए, तो वो उदासीनता टूटी है। लेकिन ये बात तो सही है कि एक नई राजनीतिक शक्ति होने के नाते आम आदमी पार्टी के प्रति दिल्ली की जनता में जो स्नेह था और जो रुझान था बहुत जबरदस्त उनको वोट देने के प्रति, उस तरह का रुझान कम से कम मुखर रूप से नहीं दिखाई दिया। अब वोटों में भी वो रुझान नहीं दिखाई पड़ता है या कितना उसमें कमी आती है, ये 8 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन कुछ तो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन किस किस्म का है, ये देखना होगा।
आज प्रधानमंत्री ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया और हमेशा की तरह वो बहुत ज़्यादा विपक्षी दलों पर आक्रामक भी हुए और अपनी पीठ भी उन्होंने खूब थपथपाई। आप उनके भाषण को कैसे देखते हैं? क्या उसका प्रभाव देश की राजनीति पर काफ़ी गहरा होगा? इस अर्थ में कि हर भाषण के बाद एक माहौल बनता है कि मोदी जी ने क्या खूब भाषण दिया, विपक्ष को धो दिया। क्या यह भाषण भी वैसा ही था? भाई पिछले 10 साल में मोदी जी ने संसद में ऐसे सभी भाषण दिए हैं। यानी कितने भाषण दिए? हर भाषण पे ये बात कही जाती है कि उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक मार दिया, उन्होंने ये अटैक किया वगैरह-वगैरह, इस तरह से मीडिया में बातें कही जाती हैं। लेकिन अभी तो 2024 के चुनाव में तो प्रधानमंत्री ने अपने प्रभाव क्षेत्र में ही, जहां पे उनके नेतृत्व के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं था, वहां पे बहुमत खो दिया। उत्तर प्रदेश जैसी जगह में उनकी काफी बुरी हार हुई। तो इस प्रकार के भाषणों से मतदाता प्रभावित होते हों और वो अपनी मतदान प्राथमिकताएं बनाते हों, ये कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव ने तय कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये भाषण ठीक है, लेकिन सरकार को जमीन पर काम करके दिखाना होगा, तब इन भाषणों का महत्व होगा। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री अपने भाषण की शुरुआत ये कहने से की कि जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने लोगों के घरों में, लाखों घरों में, वो संख्या मुझे याद नहीं है, लाखों घरों में नल से पानी पहुंचाया। उन्होंने अपनी जो जो उपलब्धि का बखान किया वो ये है। अब आप केंद्रीय बजट पर निगाह डालिए। केंद्रीय बजट पर निगाह डालते ही प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का खोखलापन स्पष्ट हो जाता है। जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, खर्च ही केवल 22,500 करोड़ रुपए हुआ उसमें से। यानी केवल 39% रुपया ही खर्च किया गया उसमें। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा जल जीवन मिशन पूरी तरह फ्लॉप हो गया। यानी सरकार ने जो पैसा आवंटन किया था, उसका आधा पैसा भी उस पर खर्च नहीं किया। प्रधानमंत्री ने दूसरा दावा यह किया कि भाई वो तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और गरीबों के काम का ये चर्चा होती है तो ये हमारे विपक्षी नेता बोर हो जाते हैं। यही तो कहा प्रधानमंत्री ने। अब आप देखिए, गरीबों के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई थी, उनमें सरकार का प्रदर्शन क्या रहा। खुद उन्हीं का बजट क्या बताता है। पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना पर 30,000 करोड़ रुपया आवंटन किया गया था, केवल 13,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। यहां भी आधे से कम रुपया खर्च किया उन्होंने। अब आप आइए प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसमें 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, केवल 14,500 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं दो बातों से तय होती हैं। जब बजट में गरीबों के लिए या सामान्य जनता के लाभ के लिए पैसे का आवंटन करते हैं, उससे तय होता है कि भाई इस सरकार का इरादा ये है। फिर पूरे साल में आप उसको पैसे को कैसे खर्च करते हैं, जमीन पे कैसे उतारते हैं, उससे तय होता है कि दरअसल आपका इरादा क्या था। केवल घोषणा तक सीमित रहे या आपने दरअसल कुछ किया भी है। तो यह दिखाई नहीं पड़ता कि आप गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं। जल जीवन मिशन है, नाम कितना सुंदर है, जल जीवन मिशन। पैसा भी आपने 70,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता उस पर आपने आवंटित किया, लेकिन खर्च ही नहीं किया। इसका मतलब काम तो हुआ ही नहीं उस दिशा में। अब आप आ जाइए ग्रामीण इलाकों के ऊपर। ग्रामीण इलाकों में पिछले साल जितना पैसा ग्रामीण विकास के ऊपर में, मनरेगा के ऊपर में और दूसरी जो ग्रामीण रोजगार की योजनाएं हैं, स्कीमें हैं, उनके ऊपर जितना पैसा आवंटित किया गया था, बिल्कुल उतना उसमें एक नए पैसे की वृद्धि नहीं की इन्होंने। तो इसका मतलब पिछले साल जो 5% का इन्फ्लेशन हुआ, वो जैसे ही आप उससे एडजस्ट करते हैं, मुद्रास्फीति का समायोजन करते हैं, वैसे ही वो रकम दरअसल कम हो जाती है। तो आपने पहले से भी कम किया, उस पर कम आवंटित किया। तो ये मैंने कुछ सबूत जमा किए हैं। ये सबूत इसलिए मैंने पेश किए कि प्रधानमंत्री होने की हैसियत से ये अधिकार रखते हैं कि वो सदन का आखिरी भाषण वो ही दे। उनके भाषण के बाद कोई भाषण नहीं देता। उन्होंने जो बात कही उसका कोई जवाब देने का किसी को मौका नहीं मिलेगा। उनकी बात की कोई आलोचना नहीं कर सकता है, सदन में कम से कम नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां तो बात खत्म हो गई। अब ऐसे में उन्होंने जो तमाम डींगे मारी वहां पर, शेखी बगारी, उस शेखी की असलियत तो कुछ और है। आज अखिलेश यादव ने भी संसद में भाषण दिया, तो एक बात उन्होंने ये कही कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है, उसकी हालत जो डबल इंजन की सरकार है, उससे बेहतर है। शायद उनका इशारा योगी आदित्यनाथ और केंद्र के संबंधों की तरफ था। लेकिन अपने भाषण में वो हर बार कांग्रेस की तरफ भी कटाक्ष करते नजर आए। चाहे वो उत्पादन की बात हो, तो उन्होंने कहा कि पहले से शुरू किया जाना चाहिए था, या चीन के द्वारा जमीन हड़पने की बात हो, उसका भी उन्होंने जिक्र पहले से किया।
तो क्या इसे हम स्वाभाविक माने या माने कि इंडिया गठबंधन के भीतर काफ़ी खींचतान चल रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन के भीतर गठबंधन की राजनीति ही खींचतान का दूसरा नाम है। जहां-जहां एनडीए की सरकार है, वहां खींचतान चल रही है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में कितनी खींचतान चल रही है। बिहार में हमेशा खींचतान चलती रहती है उन लोगों के बीच में। तो एनडीए गठबंधन के अंदर खींचतान होना बहुत स्वाभाविक है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टियों के हित अलग हैं और राष्ट्रीय पार्टियों के हित अलग है। फिर भी भाजपा चूंकि दोनों को मिलकर दोनों को एक साथ सताती है और पूरे लोकतंत्र को भी खतरा नजर आता है, इसलिए वो दोनों मिलकर एक हो गए हैं। अब दिल्ली के चुनाव में देखिए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है और इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ कोई नहीं है। तो खींचतान तो बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन अखिलेश के भाषण की एक विशेषता ये थी कि उन्होंने कुंभ में जो भगदड़ में लोग मारे गए, उसका सवाल उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से उठाया, बड़ी दृढ़ता से उठाया और वो उस बात को सदन के रिकॉर्ड पे ले आए। सदन के रिकॉर्ड पे ले आए कि जो लोग मारे गए हैं उनके साथ क्या सलूक हुआ और कितनी देर में उत्तर प्रदेश सरकार ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने ये तक कहा कि मेरे भाषण में से 2 मिनट काट लिए जाएं ताकि उन लोगों के लिए शोक में 2 मिनट का सदन मौन रख सके। तो उसका तुरंत ओम बिरला ने, जो सदन के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मेरी अभी भी मुझे आप पे विश्वास है कि आप पूरी बहस खत्म हो जाएगी तब आप 2 मिनट का मौन रख ले। जाहिर है नहीं रखा गया होगा मौन, लेकिन उन्होंने इस बात को बड़े मार्मिक तरीके से पेश किया। इस लिहाज से मैं समझता हूं कि अखिलेश का जो आज का भाषण था वो महत्वपूर्ण था और उल्लेखनीय था। एक और एक प्रवृत्ति कहें या एक घटना के रूप में इसको दर्ज करें कि अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं, जो कि शंकराचार्य हैं और अक्सर वो सरकार के बारे में थोड़ी आलोचनात्मक टिप्पणी करते रहते हैं या वैसे टिप्पणी नहीं करते हैं, जैसे बाकी बहुत सारे साधु संत करते रहते हैं जो संघ या सरकार के समर्थक हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। तो इस तरह की जो एक प्रवृत्ति है उसको हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से या देश की राजनीति के लिहाज से कैसे समझें? मतलब आप किस रूप में इस प्रवृत्ति का दर्जा कह रहे हैं? मतलब मतलब ये अविमुक्तेश्वरानंद कि द्वारा ये कहना कि अविमुक्तेश्वरानंद उन्हें धमकी मिली है, ये प्रवृत्ति है या धमकी मिली है ये प्रवृत्ति है? धमकी मिली है या कोई भी अगर तथ्यों को सामने रखता है तो उसे हिंदू धर्म का विरोधी करार दे दिया जाता है। तो क्या ये एक अलग मॉडल का हिंदुत्व है, जैसा कि देखिए पहले आप कहते रहे? देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी कोशिश है कि हिंदू धर्म का और कोई ठेकेदार ना बचे इस देश में। एक ध्रुवीय राजनीति हो जाए हिंदुत्व की। शिवसेना को उसने लगभग तबाह कर दिया है सांगठनिक रूप से। शिवसेना एक दूसरी हिंदुत्ववादी पार्टी थी, उसको लगभग तबाह कर दिया है। इसके अलावा उसने जो भी शंकराचार्य या कोई महामंडलेश्वर उसकी राजनीति के खिलाफ है, मतलब उसको पूरी तरीके से हाशिए पे कर दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बहुत ही प्रतिष्ठित शंकराचार्य हैं और वो अभी से नहीं, रामलला के मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब से वो इस पूरी हिंदुत्व की राजनीति की आलोचना कर रहे हैं। तो उनको इस तरह के अब शंकराचार्यों का कोई हिंदुत्व की राजनीति करने वालों के मन में सम्मान नहीं है। आप उनके ट्वीट वगैरह देख लीजिए, सोशल मीडिया आप जिस तरह की बातचीत होती देख लीजिए, सब उनका उपहास किया जाता है। सबसे बड़े शंकराचार्य नरेंद्र मोदी हैं, सबसे बड़े महामंडलेश्वर नरेंद्र मोदी हैं, जो हिंदुत्व के राजनेता हैं, जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले हैं, जिनकी बागडोर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में है, वही दरअसल राजनेता भी हैं और वही उनके आध्यात्मिक नेता भी हैं। जब उन्होंने गोरख मठ के महंत को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया और गोरख मठ के महंत के मुंह से मुसलमानों के प्रति घृणा के अलावा कुछ नहीं निकलता है, कुछ नहीं निकलता है। आप उनके अगर 100 भाषणों पर गौर करें तो शायद एक आध भाषण को छोड़ के 99 भाषण मुसलमानों के प्रति घृणा से भरे हुए भाषण होंगे। वो रोज रात को सोच के सोते हैं कि कल सुबह उठ के कौन सी गाली देनी है मुसलमानों को। जब ये सब हो रहा है तो उसमें फिर अब हिंदुत्व की हिंदू धर्म के हिंदुत्व की जो मौजूदा राजनीति है संघ के नेतृत्व वाली, उसके अलावा कुछ बचता नहीं है उसके अलावा। फिर बाकी आइए, आप आरती कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, गंगा स्नान कीजिए, ये सब कीजिए, अपने गेरुआ वस्त्रों का प्रदर्शन कीजिए, जटाजूट का प्रदर्शन कीजिए, त्रिपुंड का प्रदर्शन कीजिए, ये सब कीजिए, हर हर महादेव बोलिए। लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं हिंदुत्व की, सबकी बागडोर उन्हीं के हाथ में रहेगी, प्रभुत्व उन्हीं का रहेगा। ये मॉडल है पूरी राजनीति का।
अविमुक्तेश्वरानंद इस राजनीति के अंदर एक अपवाद है। हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं। दिल्ली में जो लोग हैं उसकी तरफ, उनके लिए नई पराग की तरफ से ये जरूर अनुरोध रहेगा कि वे कल मतदान जरूर करें, और ये भी कि अगर अभी तक वो हमारे चैनल से नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें। आज की बातचीत के लिए वैसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।